Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7, and today in this video session we people are covering a chapter number 2, which has been taken from the book Flamingo of class 12, and the name of the chapter is Law Spring, which is written by Anees Jung. So यहाँ पर इस चैप्टर में हमें रेफरेंस दिया गया है लॉ स्प्रिंग, वेयर स्प्रिंग रेफर्स टू चाइल्डहुड और लॉस्ट रेफर्स टू स्टोलन होना. तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, बहुत ही गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, वो हमारे जैसे बच्चे नहीं हैं. तो जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, गरीब हालातों से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें कितनी ज़्यादा हज़ार्डस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और कैसे उन मासूम बच्चों का बचपना कहीं उनसे खो जाता है ना, उन्हें कोई चुरा लेता है, ये हमें इस चैप्टर में बताया गया है. सो अनीस जंग जो कि राइटर ऑफ द स्टोरी है, वही स्टोरी को नरेट भी कर रही हैं. उन्होंने यहाँ पर 2 स्टोरीज लिखी हैं, 2 अलग अलग बच्चों की, जो सफर सेम ही चीज से कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. हम लोग चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे, सो विल लर्न अनीस जंग के बारे में. उसके बाद फिर मैं चैप्टर का थोड़ा सा रेफरेंस दूंगी आप लोगों को. उसके बाद विल कर द वन शॉट ऑफ द होल चैप्टर, जिसमें पॉइंटर्स के बेसिस पर मैं आपको कंप्लीट दोनों के दोनों जो इसके पार्ट्स हैं उनको कवर करवाऊंगी. So, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अनीस जंग की. अनीस जंग हु वाज बोर्न इन 1964 इन राउरकेला. उन्होंने अपना बचपना और अपना एडोलेसेंस, अपनी जवानी जो है वो हैदराबाद में बिताई है. उनकी एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शी वाज एजुकेटेड फ्रॉम हैदराबाद ओनली, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी अपनी पढ़ाई करी है. राइट. उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है. तो उनके पेरेंट्स भी राइटर थे. अनीस जंग ने अपना करियर इंडिया में ही शुरू किया, आप ये बोल सकते हो. एंड शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड अ कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक. तो इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं और इन्होंने न्यूज़पेपर्स में भी अपने कुछ एडिटर्स दिए हैं और कुछ कॉलम्स कवर किए हैं. और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इन्होंने वर्क किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या बताया गया है. सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक छोटा सा एक्सर्प्ट है. व्हाट इज एक्सर्प्ट? एक्सर्प्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट. राइट. तो इनकी एक किताब है जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग, स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि स्टोरीज मेंशन कर रहा है काफ़ी सारी. तो उनके 2 छोटे छोटे से एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पर निकाल करके मेंशन किए गए हैं. राइट. यहाँ पर वो आपको बताती हैं कि किस तरीके से जो गरीबी है उनका शिकार छोटे छोटे मासूम बच्चे बनते हैं. राइट. किस तरह का ट्रेडिशन ये फॉलो करते हैं, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और उस रिवाज की वजह से नहीं चाहते हुए भी ये बच्चे अननेसेसरली, है ना, एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. तो कैसे इन मासूम बच्चों का मन नहीं है एक्चुअली में जो काम करने का, वो इनको करना पड़ रहा है, और उस काम के चलते इनकी जिंदगी कैसे खराब हो रही है और किस तरीके से ये पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं. सो हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वी विल बी कवरिंग वन चैप्टर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो. उसका पहला हिस्सा है ये, जिसमें आपको मेंशन किया गया है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. तो ये एक स्टोरी है छोटे से बच्चे की. उस छोटे से बच्चे का नाम है साहिब. पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. अनीस जंग इस चैप्टर में कहती हैं कि इस बच्चे को अगर अपने नाम का मतलब पता होता तो कभी ये काम ना कर रहा होता. तो क्या काम करता है साहिब आलम? साहिब आलम एक रैक पिकर है. रैक पिकर कौन होते हैं? रैक पिकर बोलते हो आप कूड़ा बिनने वालों को. राइट. सो उन्हीं से ही आपका ये स्टेटमेंट लिया गया है, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ गोल्ड. कभी कभी मुझे गार्बेज में, यानी कि कूड़े कचरे में, 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, जो मेरे लिए सोने से कम नहीं है. राइट. और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो मासूम छोटे छोटे से बच्चे हैं साहिब आलम जैसे रैक पिकर्स, इनके लिए गार्बेज में 1 रुपए के सिक्के का मिल जाना गोल्ड है, और वहीं इनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज मीन्स ऑफ सर्वाइवल है. सो हम स्टार्ट करते हैं इसको. इसमें दिया गया है द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैक पिकर्स. तो पहले हिस्से में हमें गरीब जो कूड़ा बिनने वाले लोग हैं उनके बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं. द रैक पिकर हैव कम फ्रॉम ढाका. अब सबसे पहले हमें बताया गया साहिब आलम के बारे में. साहिब आलम जो कि कहां से आया? ढाका से आया. अब ढाका क्या है? ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. अब कोई ना कोई रीजन रहा होगा जो बांग्लादेश से ये लोग यहाँ पे आ गए. कहाँ आए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. सो व्हाट वाज द रीजन? फर्दरमोर द सेटलमेंट ऑफ द रैक पिकर इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी. अब ढाका में बताया जाता है कि वहां पर जो फील्ड्स हैं वहां पर आंधी तूफान बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इनके फील्ड जो इनके घर जो हैं वो अब सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, और मीन्स ऑफ सर्वाइवल के लिए इनकी फैमिलीज ढाका छोड़ छोड़ करके कहाँ गई हैं? दिल्ली. और दिल्ली में भी आकर के कहाँ बस गई हैं? दिल्ली के आउटस्कर्ट में. और उस आउटस्कर्ट का नाम क्या है? सीमापुरी.
और अगर आप वहां पर जाकर के देखोगे तो आपको वहां पर सारे कूड़ा बिनने वाले दिखाई देंगे जो बहुत ही गंदे हालात में रहते हैं। खाने के लिए ढंग का खाना नहीं है, रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, फिर भी जैसे तैसे करके सरवाइव करने के लिए सोच करके तो आए थे दिल्ली जैसी जगह पे इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दे विल डू ग्रेट वर्क, है ना, इनको पैसा कमाने के अच्छे चांसेस मिलेंगे, बट एक्चुअली में एंड में आकर के ये कहाँ रह गए हैं? उस दिल्ली के आउटस्कर्ट में, सीमापुरी में, जहां पे इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, राइट। तो ये गरीब बच्चे आकर के क्या करते हैं? कूड़ा बिनते हैं। कूड़ा बिनने के बाद फिर उसी से ही बच्चों, छोटे छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं, उनको उसमें से कुछ वॉन्डर्स मिल जाते हैं, और वहीं जो बड़े लोग हैं वो कूड़े में से कुछ अच्छी चीज़ें जो भी उनके काम की होती हैं उसको बेच करके कुछ पैसा कमाते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी चला पा रहे हैं, राइट। डिस्ट्रक्शन हैज कम इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू द स्टॉर्म। सो ये मैंने लाइन आपको पहले ही रेफर कर दी है कि वो लोग बांग्लादेश और ढाका छोड़ करके क्यों आए हैं, क्योंकि बहुत भयंकर तबाही की वजह से उन्हें अपना जगह छोड़ना पड़ गया। डिस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द रीजन, है ना। आंधी तूफान आए जिसकी वजह से उनके फील्ड्स और उनके घर दोनों ही तबाह हो गए। अब आगे हमें मेंशन किया जाता है, दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। वो उम्मीद यही लेकर के आए थे कि जब वो यहाँ पर आएंगे, दिल्ली में रहेंगे, इतना बड़ा सिटी, तो यहाँ पे उनको खाने, रहने, है ना, और सरवाइव करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सुन रखा था कि बड़े बड़े शहरों में पैसा कमाना बहुत आसान होता है। हाउएवर द रियलिटी वाज इन फैक्ट पेनफुल फॉर देम एंड दे हैड टू फेस मेनी हार्डशिप। अब जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा क्या कि जो मैंने सुना था या मैंने जो अभी तक जाना था कि बड़े बड़े शहरों में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, उन्होंने उतनी आसानी से पैसा कमाया नहीं, बल्कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा, जिस चीज को लेकर के वो आज भी सफर कर रहे हैं। उनका फ्यूचर आज भी स्टेक पर है, वो इस हालातों से कभी बाहर निकल ही नहीं पा रहे, वो आगे बढ़ करके कुछ सोच ही नहीं पा रहे, उनको अपना ब्राइट फ्यूचर कभी दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी हार्डशिप्स में ही निकल जाती है ऐसी जगहों पर। They are certainly poor and lack various resources. This is also mentioned here. कि वो लोग जिस जगह पर आए हैं और जहाँ पे आकर के रह रहे हैं अभी भी वो गरीब ही हैं, और गरीब ऐसे वैसे गरीब नहीं, बहुत भयंकर डेस्टिट्यूट में वो हैं, और उसके अलावा उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी भी है। जैसे पानी का सही सिस्टम नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब लोग लाइन लगा करके पानी भरते हैं, है ना। फिर उसके बाद इनको वॉशरूम के लिए प्रॉपर, डेफिकेशंस के लिए प्रॉपर जगहें नहीं है, राइट। उसके बाद अगर इनके घर में आप दरवाजे देखोगे भी तो भी वो जुगाड़ के बने हुए हैं, टीन का पटरा लगा लिया है ना, कूलर जुगाड़ से बना करके अरेंज कर रहे हैं। एक्चुअली में इनके पास जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं वो तक नहीं है। खाने के लिए हो सकता है इनको दिन भर में सही से खाना भी ना मिलता। तो ये सारी हार्डशिप्स इनको यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग एज ही स्काउंजेस फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड। अब एक्चुअली में जब आप मेन जगहों पर दिल्ली में आओगे तो आपको दिखाई देगा कि आसपास लोग अपने घर के कचरा फेंकते थे, अब तो प्रॉपर डस्टबिन वगैरह हो गई हैं, राइट। तो जो अनीस जंग हैं उनके घर के पड़ोस में जहाँ पर कचरा वगैरह फेंका जाता था, तो यहाँ पर वो देखती हैं साहिब आलम और उस जैसे काफी सारे बच्चे नंगे पैर आते हैं और आकर के कचरा बिनते हैं, कचरे को ऐसे खखोलते हैं, उसमें से गोल्ड फाइंड कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज गोल्ड फॉर देम? द गोल्ड इज नथिंग बट अ 1 रुपी कॉइन और अ 2 रुपी कॉइन और अ 10 रुपी कॉइन, और माइट बी समथिंग एल्स जो भी उनको वॉन्ड के तौर पर मिल जाए, राइट। सो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि राइटर हमेशा साहिब को हर सुबह देखती हैं, और वो उन्हें यहाँ पे कंपेयर भी कर रही हैं किससे? मॉर्निंग बोर्ड से, जो सुबह सुबह आते हैं और फिर दोपहर तक चले जाते हैं, शाम का उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। एज ही स्काउंजेस फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड, क्योंकि वो उनके पड़ोस में आकर के कूड़ा छानता है और उसमें से गोल्ड ढूंढता है। ही इज अ गोल्ड डिगर, साहिब आलम, राइट। नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज रैग पिकर इज द गार्बेज। अब इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है? जिंदगी जीने का जरिया क्या है इनके पास? दैट गार्बेज। बिना कूड़े के शायद ये अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। अब आप सोचोगे कूड़े से जिंदगी कैसे चलेगी? कबाड़ जो उसमें से निकलता है काम का, उसको बेच करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। फर्दरमोर फॉर द चिल्ड्रन इट इज वंडरस थिंग। तो जहां बड़े बुजुर्गों के लिए इट इज अ काइंड ऑफ सर्वाइवल गार्बेज, वहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए इट इज फुल ऑफ वंडर। क्यों? हर बार उनके लिए कुछ ना कुछ नया उसमें से मिल जाना होता है। जैसे मैं अगर अपने घर के आसपास देखो तो मुझे कई सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो टूटी फूटी स्केट्स, है ना, और टूटी फूटी बाइसिकल्स चला रहे होते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं, जो हम लोग कूड़ा समझ करके फेंक देते हैं, विच इज ऑफ नो यूज फॉर अस, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो उसको निकाल करके अपने बच्चों को खिलाते हैं उससे। Next, the children are unable to find a coin or two from it. These people have ambitions and desires. The problem is that they do not know the way to make them possible.
अब ऐसा नहीं है कि ये जो मासूम बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, इनके सपने नहीं है, इनकी चाहत नहीं है कुछ बनने की, कुछ करने की, है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने की। एवरीबडी हैज ड्रीम्स, हर किसी के पास सपने होते हैं, हर किसी का मन होता है कुछ ना कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें वो कैसे करना है। और इनका फ्यूचर तो वैसे ही आप देखोगे तो आपको धुंध में दिखाई देगा। सो हाउ विल दे बी एबल टू डू इट करेक्टली? वो नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कैसे करना है। तो आप ये मत सोचो कि ये गरीब है इसलिए गरीब है क्योंकि इनकी इच्छा है गरीब होने की। इनकी इच्छा नहीं है गरीब होने की, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, बट द थिंग इज कि वो उसको बनने का या उसको करने का सही जरिया नहीं ढूंढ पाते। नाउ दे आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर अनेबल टू रीच। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें हैं जहां तक कि कभी भी पहुंच नहीं सकती, लेकिन आपको लेटर पता चलेगा स्टोरी में कि साहिब आलम जो है, मतलब जिस हालात में साहिब आलम को अनीस जंग देखती हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि साहिब आलम स्कूल नहीं जाता और नंगे पैर गलियों में टहलता रहता है। तो वो साहिब आलम से पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो कहता है वो बनाते ही नहीं है। तो अनीस जंग कहती हैं अगर वो स्कूल बनाएंगे तो क्या तुम जाओगे? तो वो कहता है हाँ मैं जाऊंगा। और इवन 1-2 हफ्ते बाद वो अनीस जंग से आकर के पूछता है क्या स्कूल बन गया, क्या आपने स्कूल बना दिया? तो अनीस जंग को ये रियलाइज होता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया था इस बच्चे से वो कितना ब्लीक था, है ना, कितना मतलब ऐसे खोखला सा प्रॉमिस उन्होंने कर दिया जो कि पूरा नहीं हो सकता। एंड दिस इज हैपनिंग। बहुत सारे लोग आते हैं, ये गरीब लोगों से जो डेस्टिट्यूट से सफ़र कर रहे होते हैं उनसे आकर के लॉट्स ऑफ प्रोमिसेस करते हैं, बट वो प्रोमिसेस फेक होते हैं, उनका पूरा होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। और दैट्स वाई दे सफ़र, है ना। और फिर लोग क्या बोलते हैं कि तुम ऐसे हालात में क्यों रह रहे हो, जबकि हम ही कहीं ना कहीं रीज़न है इनकी ऐसी कंडीशंस का। तो आपको पता चलेगा अनीस जंग एक बार साहिब आलम को देखती हैं। अब उसके हाथ में वो बैग नहीं है जो वो अक्सर लेकर के कूड़ा बिनता रहता था, और अब उसके हाथ में उस बैग की जगह पे एक कैनिस्टर है ना, जो कि किसी और का है। किसका है? वो टी शॉप के ओनर का है ना, जिसके टी शॉप पे अब साहिब आलम काम करता है और उसको 800 रुपये मिल जाते हैं और खाने के लिए खाना मिल जाता है। लेकिन अब सोचो, अगर 800 रुपये साहिब आलम को मिल रहे हैं तो 800 रुपये के बदले उसे बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है। क्या? उसका फ्रीडम। उसके लिए वो कैनिस्टर एक बोझ है। रैक पिकिंग करना उसके लिए बोझ नहीं था, क्योंकि उसमें वो एटलीस्ट जैसे भी कर रहा था, जो भी कर रहा था, वो एंजॉय कर रहा था उस चीज़ को। लेकिन जब वो किसी के अंडर काम करने लगा तो अब उसके लिए वो कैनिस्टर भारी हो गया है, वो गुलामी, स्लेवरी के अंडर चला गया है, और उसका उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को फ्री नहीं रख सकता क्योंकि मेरा मालिक गुस्सा आएगा, राइट। तो अनीस जंग आपको यहाँ पर यही बताती हुई दिखाई दी है कि बच्चे अगर कुछ बेटर करने की सोचते भी हैं तो वो एक स्टेप ही अब जा सकते हैं, बहुत आगे नहीं। However, this job has deprived him of his freedom. As such, their condition is petty, hopeless and full of misery. तो वही चीज़ अनीस जंग बता रही है कि ये जो जॉब उसने ली है या जो उसको जो ये जॉब मिल गई है, उसने उसका जो फ्रीडम है उससे उसको वंचित कर दिया है, और जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ही होपलेस है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बढ़ करके वो क्या ही कर सकता है। और उसके लाइफ में बहुत सारी मिजरीज हैं जो शायद हमें दिखाई नहीं दे रही, बट दे आर एग्जिस्टिंग। और ऐसे एक ही बच्चा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रैक पिकिंग जैसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और उनके जो फ्यूचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं गलियों के अंधेरों में ढक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहे। सो इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये कंप्लीट हो जाता है, इसका पहला हिस्सा। सेकेंड हिस्सा आता है, अगेन एक गरीब बच्चे की ही कहानी हमें यहाँ पर सुनाई गई है। उस बच्चे का नाम है मुकेश। तो वही लिखा हुआ है, द सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मुकेश। मुकेश गरीब बच्चा ही है ना, रहने वाला कहीं और का है और प्रोफेशन इसका कुछ और है, बनना कुछ और चाहता है। सो मुकेश इज अ बॉय हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश एक लड़का है जो कि फैमिली से बिलोंग करता है बैंगल मेकिंग की, यानी कि इसके घर में जितने भी लोग हैं वो चूड़ियाँ बनाने के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। और ये रहने वाला कहाँ का है? फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद को हब कहा जाता है। जैसे अलग अलग जगहें अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होती हैं, जैसे बनारस का पान बहुत फेमस है, साड़ियाँ बहुत फेमस है, वैसे ही फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। और आपको हर दूसरा घर वहां पर चूड़ियों के प्रोफेशन में इन्वॉल्व दिखाई देगा, तो उसे हब बोलते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ग्लास को जला करके, उसको पिघला करके, शेप दे करके वहां पे चूड़ियां बनाई जाती हैं। देयर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। और एक हाथ नहीं, हमारे यहाँ बोला जाता है ना, चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम।
फिरोजाबाद में लगभग 20,000 के आसपास के बच्चे इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं है दैट दिस इज अ क्राइम, दिस इज रॉन्ग। छोटे बच्चों का काम होता है पढ़ना, अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाना, कुछ लाइफ में बेहतर करना, बट ये बच्चे अपनी फैमिली की गरीबी को देखते हुए, गरीबी के चलते हुए, नहीं चाहते हुए भी इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। तो अब यहां पर देखो आपको ये मेंशन किया गया है, द नेम ऑफ दिस पार्ट इज आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ये आई कौन है? हु इज आई? आई इज मुकेश। मुकेश के सपने बैंगल मेकिंग के नहीं, हालांकि उसकी फैमिली का हर एक बंदा उसी में इन्वॉल्व है और आगे आने वाली जनरेशन भी उसी में इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि ये इनका ट्रेडिशन है। बट उसके सपने कुछ अलग है, उसके डिजायर्स कुछ अलग है, उसके होप्स कुछ अलग है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो गाड़ी चलाना चाहता है। शायद उसने कभी कहीं किसी को गाड़ी चलाते हुए देख लिया तो उसका भी मन कर गया। Furthermore, no one or there understands or respect the law that forbids child labor. अब स्टोरी में आपको अनीशा ये भी बताती हुई दिखाई देती हैं कि शायद या तो यहाँ के लोगों को चाइल्ड लेबर के बारे में पता ही नहीं है, या तो हो सकता है कोई इस लॉ को फॉलो ही नहीं करता। राइट? कई बार होता नहीं है, वी फील कि नहीं हमें इसको फॉलो नहीं करना, तो या तो उन्हें पता नहीं है या तो वो फॉलो नहीं करना चाहते। नीजन कहती हैं, मोreover the living condition as well as the working environment are both hazardous. अब जिस तरह से वो रहते हैं वो भी बहुत बुरे हालात हैं उनके, इवन जिस कंडीशंस में वो काम करते हैं वो उससे भी खतरनाक हैं, हजार्डस हैं, डेंजरस हैं, टेरिबल हैं, मतलब लाइफ भी उनकी रिस्क पर रहती है। These children live in dreary cells, also they work close to hot furnaces. अब आप सोचो, चूड़ियाँ बनाना, ग्लास को ब्लो करना, भट्टियों में काम करना, इतनी तेज आग में, अंधेरे छोटे छोटे से जगहों पर काम कर, छोटी छोटी भट्टियाँ होती हैं उनमें काम करना, अंधेरी जगहें होना, उसमें रोशनी जलना जिसमें वो ग्लास को पिघलाएंगे, तो कितनी खतरनाक है वो। तो भट्टियों के पास जाकर के ये काम करते हैं, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। This is certainly very dangerous as it makes these children blind when they enter childhood. अब होता क्या है, सॉरी adulthood, अब होता क्या है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको काम पर भेज दिया जाता है, अब ये बचपन से ही उस जगह पर काम कर रहे होते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तो ये अपनी आंखें खो देते हैं। आपको ये तो पता होगा, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट, कि जब हम रोशनी में जाते हैं तो हमारा जो प्यूपल होता है आँख का वो छोटा हो जाता है, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंखों का जो प्यूपल होता है वो बड़ा हो जाता है। और फिर जिस तरह के हालातों में ये काम कर रहे होते हैं, वो ग्लास का जो पाउडर इनकी आंख में जाता है, वो जो गरम गरम भट्टी की आग इनकी आंख में जाती है, तो जब तक ये बड़े बड़े होते हैं तब तक ये अपनी आंखें खो चुके होते हैं। और मैक्सिमम अगर आप इनको देखोगे चूड़ी बनाने वालों को, तो ये मैक्सिमम बड़ी एज तक आते आते अपनी आंखें खो चुके होते हैं। तो ये बहुत खतरनाक इनके लिए है कि ये अपना बचपन तो बहुत ही बुरी तरीके से जी रहे हैं, जवानी में तो ये पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुके होते हैं। Now, furthermore, these children have to deal with the pressure of debt. अब इतना कम नहीं है कि ये लोग इतनी बुरी हालात में जी रहे हैं कि इनको बड़े होते होते अपनी आंखें तक खो देनी होती हैं। इसके साथ साथ ये और भी चीजों से सफर कर रहे हैं, जैसे कि कर्जा। इनके बाबा के बाबा के बाबा ने पता नहीं कितने कर्जे ले रखे थे, और जिसकी वजह से जो कुछ लोग थे, है ना, जो साहूकार थे, जिन्होंने इनके ऊपर बहुत सादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा करके इनके कर्जों को और एक्सटेंड करते गए, और अब ये अपने बाबा के बाबा के बाबा के कर्जे चुका रहे हैं, और शायद इनकी आने वाली जनरेशन भी यही कर रही हो। तो इतनी गरीबी है इनके पास और कर्जे इतने हो गए हैं कि उन कर्जों को चुका ही नहीं पा रहे। Moreover, they are unable to think of a solution to solve this problem. अब इनके पास कोई जरिया भी नहीं है, क्योंकि इनको जो एक विशियस सर्कल है उसमें ट्रैप कर लिया गया है। उसमें मिडलमैन भी हैं, ठीक है ना, पुलिसमैन भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साहूकार भी हैं। तो इन सब लोगों ने मिल करके कैसा विशियस सर्कल बना दिया है इनके अराउंड कि ये चाहे भी तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। There's no way for these children to come out of this trap. उनके पास कोई जरिया ही नहीं है कि वो कभी इस हालातों से बाहर आ सके। क्यों? बिकॉज देयर इज नो वन टू टेल देम व्हाट टू डू। और कभी अगर वो जाते भी हैं आसपास में सोल्यूशन लेने के लिए, तो फिर जो एक्चुअली में इनकी अपर हैंड्स हैं, जो इनको हेल्प करने चाहिए, वही इनके ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम तो फंसे हुए हो, तुम कहाँ जा पाओगे। राइट नाउ द पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन एंड पॉलिटिशियन विल ऑल हिंडर their way of progress. अगर जिंदगी में कभी इन्होंने सोच भी लिया कि इन्हें आगे बढ़ना है, इन्हें कुछ अच्छा करना है, अपनी जिंदगी में बेहतर करना है, तो चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो बाबू लोग हों,
जो साइन वाइन करवाते हैं, ठीक है ना, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए बैठे होते हैं, और जो बिचौलिए हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सब मिल करके इनकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। क्योंकि सोचो ना, अभी तो सरकार कितने सारे एड्स प्रोवाइड करती है कि ये लोग अपना ग्रुप बनाए, ठीक है ना, उसके बाद ये जा कर के मांग करें कि अगर हमें सरकार इतना पैसा देगी तो हम इससे थोड़ा सा अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बट इन लोगों ने ऐसा धाराशाही विशिष्ट सर्कल बना करके रखा हुआ है कि कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। The women in the households consider it to be their destiny or fate. अनीस जंग एक बार मुकेश से बोलती हैं कि मेरे को तुम्हारे घर आना है, तो मुकेश उनको अपने घर लेकर के जाता है। तो अनीस जंग वहाँ पर पता करती हैं कि भाई क्या है, क्या माजरा है, क्यों आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वहाँ पर जब वो फीमेल्स से इंटरेक्ट करती हैं तो फीमेल्स को सुन करके उन्हें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ की फीमेल्स का कहना है कि यार ये क्या करेगी, तो हमारा किस्मत है ना। मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि हमारी डेस्टिनी है कि हमारे घर के जितने भी आदमी हैं वो ऐसे जब काम करेंगे तो वो बड़े होते होते अंधे हो जाएंगे, और उनका प्रोफेशन ही यही है, उन्हें जिंदगी भर बैंगल मेकिंग ही करनी है, क्योंकि वो कभी कर्जों से मुक्त हो ही नहीं सकते। राइट नाउ, एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे जस्ट फॉलो द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। तो यही वजह है कि ये लोग कुछ और सोच ही नहीं पाते, जस्ट चूड़ियां बनानी है, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, इसी चीज में इन्वॉल्व है। ये कभी उस चीज के बाहर सोच ही नहीं पा रहे कि ना कुछ और भी करना है। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश, लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है। मुकेश हैज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोक देयर। वहां के जो फोक रेफर्स टू पीपल, तो जो फिरोजाबाद के लोग हैं, फिरोजाबाद की जो बैंगल ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, मुकेश ऐसा नहीं सोचता। मुकेश की सोच थोड़ी अलग है, उसके थॉट प्रोसेस थोड़े अलग है। क्यों? क्योंकि मुकेश के सपने बड़े हैं। सपने कैसे बड़े हैं? ही हैज अ डिजायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द गैराज इज फार अवे फ्रॉम वेयर ही लिव्स बट ही हैज द डिटर्मिनेशन टू वर्क। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि मुकेश अपने सपने को पूरा कर पाएगा? अब जब मुकेश से बात करोगे तो मुकेश के वर्ड्स में, उसके थॉट प्रोसेस में वो डिटर्मिनेशन, वो फॉर्मनेस, वो रिजोल्यूट होना दिखाई देता है। मुकेश ने जिन सपनों को देखा है उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा अड़ग है। क्यों? क्योंकि जब मुकेश से पूछा जाता है कि तुम अपने सपने को पूरा कैसे करोगे, तो वो बोलता है कि मैं कर लूंगा, है ना। तो उससे बोलते हैं ना कि वो कहता है कि मेरे को मोटर मैकेनिक बनना है, तो काम कहाँ सीखेगा? वो गैराज तो बहुत दूर है। तो कहता है कि मैं जा करके आ जाऊंगा, मैं सीख लूंगा, है ना। तो उसकी बातों में वो फॉर्मनेस दिखाई देती है कि उसे अपने सपने को पूरा करना है। तो गैराज उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं एनी हाउ मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोच लिया। तो अनीस जंग यही बताना चाहती है इन दोनों चैप्टर से कि ऐसा नहीं है कि ये मासूम बच्चे कुछ करना नहीं चाहते, कुछ बनना नहीं चाहते, आगे निकलना नहीं चाहते, बट इनके हालातों ने इन्हें बांध करके रखा हुआ है, और कुछ इनकी सोच है, कुछ उनके आसपास के लोग, और कुछ इनको कोई जरिया ना मिल पाना है। राइट। सो इसी के साथ आपकी जो सेकंड स्टोरी है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये भी खत्म हो जाती है, और इस चीज को समराइज किया जाता है एक एनालिसिस के साथ, जिसमें हमें बताया गया है कंडीशंस, इम्पावरिश कंडीशंस। जब आपके पास बेसिक रिसोर्सेज की कमी होती है और आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हो, तो वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस, वो हालात के बारे में बताया गया जो बहुत सारे चिल्ड्रन फेस करते हैं, दैट कंडेम देम टू अ लाइफ ऑफ पेन, ऑप्रेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से ना ही ये अच्छी जिंदगी जी पा रहे होते हैं, और तो और ये बहुत दर्द में रहते हैं, इनको प्रताड़ित भी किया जाता है, और तो और इनके पास एजुकेशन भी नहीं होती। अब इंसान आगे बढ़ेगा कैसे? जब उसके पास एजुकेशन होगी, जब वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, तो ना इनको पढ़ाई लिखाई मिल पाती है, और तो और इनको दबाने के लिए भी सब तैयार होते हैं, और फिर जिस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं, इनकी जिंदगी बहुत खराब होती है, क्योंकि ढंग से इनको खाने पीने के लिए भी नहीं मिल रहा होता। तो सोचो ना, बोलते ना, जब शरीर अच्छा होगा तभी तो दिमाग अच्छा होगा, जब दिमाग अच्छा होगा तो आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे, लेकिन ना जब शरीर अच्छा है ना दिमाग अच्छा है, तो हम जिंदगी में क्या ही अच्छा कर पाएंगे। राइट। सो इसी के साथ आपकी ये जो स्टोरी है, इसके कंक्लूजन के साथ खत्म हो जाती है। चैप्टर का ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर के कंक्लूजन सारे अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर के राइटर्स अच्छे से पढ़िएगा, और चैप्टर की वन शॉट्स अच्छे से पढ़िएगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, इसको मैं एंड करती हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि वो पैरेलली CUET की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो हमारे Adda24/7 की ऐप से CUET की प्रिपरेशन कर सकता है। वैसे Adda24/7 की ऐप आप अपने फ़ोन में फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट ले सकते हो। बट स्पेसिफिकली अगर आप CUET की प्रिपरेशन पैरेलल करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए Adda24/7 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, जिसमें वो आपको प्रोवाइड करता है एक बैच, ठीक है ना, जो बैच आप ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो।
आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी पर जाना है, पीजी पर जाना है, नहीं यूजी पर जाना है, आपकी जो भी स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आप उसके लिए जा सकते हो। इवन अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज जीडी की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी अवेलेबल है। सो सपोज अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, यू गो फॉर दैट। 2 बैचेस हैं, उन्नति और एम्बिशन। उन्नति इज़ फॉर ड्रॉपर्स, है ना, जो बच्चे इस बार सीयूटी का एग्जाम दिए थे पर उनके हिसाब से पेपर उनका बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो वो इस साल ड्रॉप लेंगे और अगले साल फिर तैयारी करके अच्छे से पेपर देंगे, तो ये बैच उनके लिए। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, 12th में है, 12th अपीयर कर रहे हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच है। 5 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका 300 ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, 178 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं यहाँ पर और 78 बुक्स मिल रही हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ लिमिटेड बैच साइज मिल रहा है विद पीडीएफ एंड डीपीपीस सॉलिड कंटेंट के साथ। यहाँ पर आपको प्लानर भी मिल जाता है। फैकल्टीज के नेम भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, साथ में पूरा प्लानर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि कौन से टाइम पर कौन सी क्लास आपकी चलने वाली है। सपोज इफ आई हैव टू गो फॉर इंग्लिश प्लानर तो हियर पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको एक एक क्लास की मेंशनिंग दी गई है कि कब कौन सी क्लास आपको मिलने वाली है, राइट। सो अगर आप में से कोई बच्चा इसको बाय करना चाहता है, सो ही और शी हैज टू गो फॉर बाय नाउ। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाओगे आपको दिखेगा दिस बैच कॉस्ट 10,199, बट इफ यू वांट टू गेट इन लेसर प्राइसेस यू कैन गो फॉर one code, that is Y484. So once you go for the code Y484 you can see this कि आपका Y484 कोड यूज करने पर ये बैच आपको कितने का मिल रहा है, 9,959 का। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाते हो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। डेली की डेली क्लास में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए डीपीपीस भी मिलेंगी। साथ ही में आपको यहाँ पर बुक्स और टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। इफ यू वांट यू कैन take this with using of this code Y484. Let me just end with the session. We'll meet again. तब तक के लिए bye bye. Take care. God bless you all.